आज का जो टॉपिक है ना बेसिकली इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड्स है ना इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला सवाल क्या है कि एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। एयर प्रेशर जो है वायु दाब सबसे कम कब होता है, विंटर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, ऑटम सीजन में, या फिर समर सीजन में? क्या होगा आंसर? समर होगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? बताओ क्यों होगा समर। हम्म, देखो यहाँ पे सवाल का जो कॉन्सेप्ट क्या है कि एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब जो है एयर प्रेशर, वायु दाब, क्या पूछा कि सबसे कम जो है सो कब होगा, है ना, सबसे कम कब। तो एक चीज को समझो, एक चीज को समझो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, एक चीज को समझो कि ग्राउंड के पास में, ग्राउंड के पास में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक, हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल का बात कर रहे हैं। जैसे जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, बेसिकली हम लोग कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड पे प्रेशर है सो ज्यादा होगा, हाइट पे जाओगे तो प्रेशर है सो लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट के हिसाब से क्या होगा कि ये जो एटमॉस्फेयर का जो भार है ये हमेशा नीचे की तरफ लगता रहता है, इस वजह से नीचे का है सो प्रेशर है सो ज्यादा रहेगा, है ना। लेकिन आपके अर्थ पे आप देखो, पृथ्वी पे, है ना, जो हमारा सन का जो अपरेंट मूवमेंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना, फिर साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो जैसे जैसे अर्थ से जो इंसोलेशन जिस तरीके से चेंज होगा, अगर कहीं पे ज्यादा सूरज का रोशनी है, कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, हवा है सो गर्म होगा और राइज कर जाएगा। हवा है सो गर्म होकर राइज करेगा। तो अगर कहीं से भी हवा राइज कर गया, दैट मीन्स कि वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो यही सवाल आपसे पूछा गया है कि जो है एयर प्रेशर है सो लोएस्ट कब होता है। तो समर सीजन में। समर सीजन में क्यों? क्योंकि समर सीजन में है सो टेम्परेचर आपको है सो ज्यादा होगा, तापमान है सो ज्यादा होगा, और इस वजह से जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सो, है ना, कम हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, विंटर सीजन, है ना। विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में हवा है सो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से डेंसिटी बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, और इस वजह से एयर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ड्यू टू विच मेट्रोलॉजिकल फैक्टर डज द एयर प्रेशर चेंज? विंड। देखो इसका जो आंसर दिया गया बेसिकली डी है, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है ना। हालांकि ये सभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जो पूछने वाला है वही उसका राइट आंसर बता सकता है। हालांकि इसमें देखोगे तो अगर प्रेशर चेंज की बात करोगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी चेंज हो सकता है, विंड की वजह से भी चेंज हो सकता है ना। लेकिन रेनफॉल से, अब ऐसे तो सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है ना, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। बट अगर एक को ऑप्शन को अगर काउंट करोगे तो दूसरा बोलेगा कि हमको क्यों नहीं ले रहे हो, तो इस वजह से डी इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखो तो विंड के वेलोसिटी की वजह से, या फिर कहीं से एयर है सो डिस्प्लेस, जैसे कि सपोज कि एक साइक्लोनिक कंडीशंस की बात करते हैं। साइक्लोन कैसा, लो प्रेशर सिस्टम होता है। तो अगर एक साइक्लोन किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करता है तो जाहिर सा बात है कि प्रेशर चेंजेस होंगे वहां पे, है ना। जब हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो एक कॉन्सेप्ट जो है पूछा जाता है ना, कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाता है कि साइक्लोन जो है आने वाला है, तो उसमें आपका जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर, वो है सो राइज करता है कि फॉल करता है ना, फॉल करता है, जाहिर सा बात है। क्यों फॉल करता है, मरकरी का जो लेवल है ना, क्यों फॉल करता है बैरोमीटर में? ताकि आपको मालूम है कि साइक्लोन जो है सो लो प्रेशर सिस्टम होता है, साइक्लोन जो है सो लो प्रेशर सिस्टम होता है ना, हमेशा ध्यान रखना। साइक्लोन जो चक्रवात जो होता है सो, है ना, लो प्रेशर सिस्टम होता है, और वह किसी भी एरिया में विजिट करेगा, है ना, किसी भी एरिया में आएगा, तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सो कम हो जाता है। तो इन सब का प्रभाव है सो पड़ता है, लेकिन चूंकि सभी आपस में इंटर रिलेटेड है, यहाँ पे ऑप्शन डी है दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर ऑफिशियली पता नहीं किस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बट डी इसका आंसर दिया हुआ था। लेकिन सबका प्रभाव है सो प्रेशर चेंज पे है ना, पड़ेगा। वो तो हटा दिया ना। अब बीपीएससी में ऑप्शन ई मोर देन वन वाला,
नहीं ऐसा कुछ दे तो देख लेना वहां पे, बट अगर विंड ये सब का तो प्रभाव पड़ेगा ही। हालांकि विंड जो है सो प्रेशर के वजह से कॉज होता है, बट अगर विंड का देखोगे साइक्लोनिक जो सिस्टम है उसका प्रभाव प्रेशर पे भी पड़ता है ना। तो ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका डेफिनेट वो आंसर वो क्या कंडीशन देगा उसी पे जो है डिसाइड, मतलब फाइनल जो है ये कुछ भी आंसर वो लोग कभी कभी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर बताओ तो। एक मिनट, क्या होगा? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हाँ ठीक। व्हाट इज सोन विद द हेल्प ऑफ आइसोबार्स? हाँ प्रेशर होगा। आइसोबार की मदद से क्या दिखाया जाता है? तो प्रेशर होगा, है ना। देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, क्या होते हैं आइसोबार्स बताओ। पता है क्लास में पहले भी। व्हाट आर आइसोबार्स? क्या बोलिए? मशीन? नहीं नहीं, मशीन नहीं होता है। आइसोबार क्या होता है, जैसे कि सपोज हम लोग पृथ्वी पे, है ना, ये कोशिश करना चाहते हैं कि कौन से लैटिट्यूड पे जो है सो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे। समझ में आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सेम, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, इक्वल, है ना, बराबर। और बार का मतलब प्रेशर। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम हो, उसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द आइसो बार। ठीक है। इसका एक अगर टेम्परेचर अगर इक्वल रहे, उसको अगर लाइन ड्रॉ कर दे तो क्या बोलते हैं? आइसोथर्म उसको बोले। ठीक है, तो याद रखना ये सब बेसिक डेफिनेशन है। आइसोथर्म मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसका टेम्परेचर सेम है, अगर आप उसको एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक रेखा से जोड़ोगे उसको आइसोथर्म बोलेंगे। अगर ऐसा लाइन जो कि इक्वल प्रेशर को बताएगा उसको आइसो बार बोलेंगे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, फोर्थ का आंसर बताओ। Which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is over a mass of a very cold air rising? ठीक है, ये राइजिंग पहले होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है ना। काम वेदर होगा, स्नोफॉल होगा, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, इंटेंस रेन एंड हेल। चौथे का राइट आंसर जो बताएगा समझ जाएंगे कि वो ज्योग्राफी का क्लास ठीक से पढ़ा है, समझा है। देखो ये जो सवाल है ना, इज वेन ए वेरी वार्म एंड ह्यूमिड एयर इज, ये जो राइजिंग है ना, राइजिंग, ठीक है, राइजिंग को यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे नहीं, एयर इज राइजिंग ओवर, ओवर के पहले ये मिसप्रिंट है, राइजिंग वहां पे होगा। कहने का मतलब, सवाल का मतलब ये है कि कहीं पे, देखो सवाल क्या है कि कहीं पे ठंडा हवा है ना, कहीं पे ठंडा हवा है, कोल्ड है, ठंडा हवा है, और इसके ऊपर है सो वार्म एयर है सो राइज कर रहा है। ठीक है, वार्म एयर जो है सो राइज कर रहा है, गर्म हवा जो है सो इसके ऊपर है सो, है ना, राइज कर रहा है। तो इसका क्या प्रभाव होगा? और ये गर्म के साथ साथ मॉइस्चर भी है, आर्द्र भी है ना। आर्द्र मतलब क्या है? मॉइस्चर है उसके अंदर। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? When which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is over a mass of a very cold air? ऑनलाइन स्टूडेंट में श्रेय जिसे कमेंट करो, आंसर क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्लाइमेटोलॉजी का वो क्लास याद करो जब हम आपको पढ़ाए थे कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। याद आ रहा है किसी को? 2 3 क्या होगा? इसका आंसर सी है, 3 और 4। 3 4 होगा। इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह क्या है? चलो आगे और एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, फिर सबको एक साथ बता देंगे, समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये हालांकि ओशन से नहीं है रिलेटेड, ये कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट का सवाल है।
ठीक है, वो देख लेंगे, बाकी इसको थोड़ा देखते हैं, बता देंगे। वही फ्रंट का बात कर रहे हैं, वाताग्र है ना, उसी का बात। अरे फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ कहाँ गया? फिफ्थ सवाल देखो, इसका आंसर बताओ। फिफ्थ का आंसर बताओ। ये वाताग्र से रिलेटेड सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कोल्ड फ्रंट्स मूव एट ए स्लोअर रेट। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? सब पढ़ा है, वो सवाल है। सी। मेरा सारा मेहनत पे पानी फेर रहा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Cold fronts move at a slower rate than warm fronts and therefore cannot overtake the warm fronts. Cold fronts normally move faster than warm fronts and therefore frequently overtake the warm fronts. Cold fronts move at a slower rate and eventually they are overtaken by the warm fronts. Cold fronts move faster than warm fronts but they cannot overtake the warm fronts. क्या होगा? पांचवे का राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। बी इसका है सो राइट आंसर है। ठीक है। बी इसका राइट आंसर क्यों है, थोड़ा सा फ्रंट्स के बारे में समझ लो तो समझ में आ जाएगा। देखो, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट क्या होता है, इस चीज को समझो। ठीक है, ये है एक वायु राशि, समझते हो? एयर मास, है ना? एयर मास है जो कि ठंडा है, कोल्ड, कोल्ड एयर मास, है ना, ठंडा एयर मास, ठंडा एयर मास है। ठीक है। कोल्ड एयर मास कहाँ पे बेसिकली पाया जाएगा पृथ्वी पे? तो जहाँ पे पोलर एरियाज है, ध्रुवीय क्षेत्र है ना, वहीं पे तो ठंडा है। वहीं का हवा तो ठंडा रहेगा, बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। तो समझो कि वहां का एक हवा का एक बड़ा सा पार्सल जो कि है सो कोल्ड, है ना, इसलिए इसको ब्लू से ड्रॉ किए, कोल्ड एयर मास। ठीक। अब क्या होगा? सपोज कि ट्रॉपिकल एरियाज में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो हवा होगा वो कैसा होगा? गर्म होगा, गर्म होगा, वार्म एयर मास होगा। तो उसको आप ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये है सो वार्म एयर मास। ये कैसा है? वार्म एयर मास, गर्म है। ठीक है, वार्म एयर मास, वार्म एयर मास है। अब सपोज कि दोनों में है सो कोलिजन हो गया, है ना, नीचे से विंड, नीचे से जो हवा है इसको ये इधर आगे की तरफ जो है धकेलेगा, और इधर से जो ठंडा हवा है उसको इधर की तरफ धकेल रहा है। दोनों में है सो टकराव होगा। तो ये जो एरिया है, वाताग्र किसको बोलते हैं, फ्रंट किसको बोलते हैं? ये जो, ये जो फेस होगा ना, जहाँ पे दोनों आकर के मीट करेगा, जहाँ पे दोनों टकराएगा आकर के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट्स। समझ में आ गया? फ्रंट्स मतलब कि वाताग्र, है ना, फ्रंट्स बोलते हैं। यानी कि ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि कि जब दो अपोजिट एयर मास, कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, जिसका नेचर अलग है, एक ठंडा है एक गर्म है, जब वो दोनों आपस में टकराएगा तो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? अब देखो, जब फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है तो फ्रंट्स का दो टाइप होता है, या तो वो कोल्ड फ्रंट होगा या वार्म फ्रंट होगा। कोल्ड फ्रंट होता है या फिर वार्म फ्रंट होता है। वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट का मतलब कि जहाँ पे कोल्ड एयर मास जो है सो ज्यादा स्ट्रांग हो। सपोज कि इसके पीछे का जो विंड्स जो है, जो इसके पीछे का जो पवन है, उसका है सो गति है सो ज्यादा है, तो ये वाला है सो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इधर से ज्यादा तेज हवा आए तो ये वाला पार्ट है सो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
तो ज्यादा मजबूत यानी कि आप ये कह सकते हो कि देखो ना कि जैसे कि सपोज कि दो पहलवान आपस में लड़ाई कर, दोनों का इक्वल फोर्स है, एक ही वजन है, तो दोनों है सो बिल्कुल एक दूसरे को जो है सो काउंटर करते रहेगा। लेकिन सपोज कि एक है सो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो वो उसके ऊपर से चढ़ाई करेगा। सपोज कि अब इधर वाला स्ट्रांग है, तो ये इसको पीछे धकेलेगा। तो वही होता है कि अगर कोल्ड एयर मास ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो जो फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, कोल्ड फ्रंट बनेगा। समझ में आ गया? अगर वार्म एयर मास ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो कैसा फ्रंट बनेगा, वार्म फ्रंट बनेगा, है ना, वार्म फ्रंट। अब दोनों के बीच में फर्क क्या होता है ना, कि देखो जो कोल्ड फ्रंट होता है ना, कोल्ड फ्रंट इसका जो है, अब का पीछे देखो कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, पीछे से कोल्ड फ्रंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या ये पूरे पूरे सिस्टम को आगे की ओर धकेलेगा कि नहीं? हाँ, आगे की ओर धकेलेगा। तो उसमें क्या होता है ना, कि जो कोल्ड फ्रंट का जो स्पीड होता है ना, ये नोट कर लो, इसको याद कर लो। कोल्ड फ्रंट का जो स्पीड होता है ये ज्यादा होता है, ठीक है। कोल्ड फ्रंट का जो स्पीड है सो ज्यादा होता है। प्लस कोल्ड फ्रंट पे क्या होगा कि वार्म एयर जो गर्म हवा है, वार्म एयर मास जो है ना, इसको अपलिफ्ट कर देता है, ऊपर की ओर धकेल देता है, ऊपर की ओर धकेल देता है ना। वार्म एयर मास राइजेस अप, राइजेस अप, ठीक है। वार्म एयर मास राइजेस अप। क्यों? क्योंकि जब दो चीज के बीच में टकराव होगा, तो जो हल्का होगा वो तो ऊपर उठेगा ना। तो वार्म एयर है सो हल्का होता है ना, ये तो नॉर्मल सा बात है। जो गर्म हवा होगा उसका डेंसिटी भी कम होगा, हल्का होगा, तो वार्म एयर है सो ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब जब वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगा, तो जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, मॉइस्चर कंटेंट, जो आर्द्रता रहेगा इसमें, आर्द्रता, जो गर्म हवा है उसकी जो आर्द्रता होगी, उसके वजह से क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा, है ना, संघनन कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल हो जाएगा, रेनफॉल। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं वापस, हम लोग सवाल पे चलते हैं। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कोल्ड फ्रंट्स, cold fronts move faster than the warm fronts and therefore frequently overtake the warm fronts, है ना। तो जो कोल्ड फ्रंट होता है ये वार्म फ्रंट से ज्यादा तेज चलता है और उसको ओवरटेक भी करता है, ओवरटेक भी करता है। इसके पीछे वाले सवाल को देखो, जो हम बताए कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो, which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is over a mass of a very cold air rising? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि कोल्ड एयर और वार्म एयर है तो टकरा रहा होगा। तो एक बात बताओ, जहाँ पे वार्म एयर राइज करेगा, वार्म एयर राइज करेगा कोल्ड एयर के ऊपर में, और ह्यूमिड एयर भी है, इसके अंदर मॉइस्चर भी है, तो क्या फ्रंट्स पे जो है सो इंटेंस रेनफॉल होगा कि नहीं? कोई भी हवा, गर्म हवा अगर ऊपर की ओर राइज करेगा एटमॉस्फेयर में, और अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, आर्द्रता है, तो वो है सो रेनफॉल करेगा। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन 4 देखो कहाँ का है, या तो डी में है या फिर सी में है, ठीक है। डी में वन क्या है, काम वेदर। तो क्या काम वेदर यानी कि बिल्कुल शांत मौसम और इंटेंस रेनफॉल, ये क्या एक साथ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो बचा 3 और 4, इस पे आंसर पे आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल भी पता रहता, कॉन्सेप्ट भी पता रहता, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको मालूम रहता, आप लिख लो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और द टेम्परेट साइक्लोन्स, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण चक्रवात जो है, शीतोष्ण चक्रवात जो है कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो जहाँ पे वाताग्र का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? तो जब भी कभी एग्जाम में ऐसा कुछ सवाल दिखे कि वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर के साथ मिक्स हो रहा होगा, तो वहां पे आपको जाहिर सा बात है कि इंटेंस रेनफॉल होगा, क्योंकि वार्म एयर है सो राइज करेगा, ऊपर की ओर ऊपर 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 की ओर उठेगा, और उसके अंदर चूंकि मॉइस्चर है, ह्यूमिड है, वाटर वेपर है ना, तो वो कंडेंसेशन होकर के, संघनन होकर के उसका है सो रेनफॉल करा देगा।
और प्लस वहां पे है सो स्टॉर्म्स एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी बनते हैं। किस तरीके का साइक्लोन होता है? तो टेम्परेट साइक्लोन होता है। टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो है सो कहाँ पे होता है? तो ऊपर के अक्षांशों में, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं होगा, है ना। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे भारत में जो आता है, साइक्लोन जो आता है, वो सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होगा वो आपको मेडिटेरियन सी के ऊपर वाले हिस्से में है सो आता है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक। चलो नेक्स्ट। चलो ये बताओ। वार्म फ्रंट जो है सो रिलेटिवली जो है सो स्लो मूव करता है। देखो, यहाँ पे नोट ही कर लो, अगर और डिटेल में जानना है तो बता देते हैं। ये नोट कर लो। फ्रंट्स के बारे में कुछ जो चीज बेसिक अगर किसी को पढ़ना है, नोट कर लो। फ्रंट्स आर फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर masses meet, when two contrasting air masses meet। यानी कि वाताग्र का उत्पत्ति कब होगा? जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशि जो है ना, आपस में मिलेगी, है ना, उस समय आपको जो है सो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा। फ्रंट्स के कुछ टाइप होते हैं। फ्रंट्स के टाइप क्या सब होते हैं? स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट एंड ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। चार टाइप का फ्रंट होता है: स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है। उसके बाद देखो, fronts are associated with, fronts are associated, associated with with rainfall, rainfall, ठीक है, थंडर, थंडर, लाइटनिंग, एटसेट्रा। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे, तो प्लेट बाउंड्रीज पे जो है सो सारा एक्टिविटी होता था, है ना, माउंटेन बिल्डिंग होना, वॉल्केनो आना, अर्थक्वेक्स होना। उसी तरीके से फ्रंट्स जहाँ पे रहता है, फ्रंट्स पे आपको कभी ऐसो खूब हेवी रेनफॉल हो जाएगा, वहां पे कभी आंधी बहुत तेज आ जाएगा, है ना, लाइटनिंग हो जाएगा, है ना, बिजली चमकेगा, थंडर होगा, है ना, ये सब फ्रंट्स पे होता है। ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिखो कि टेम्परेट साइक्लोन्स ऑल्सो ओरिजिन एट द फ्रंट्स। ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, है ना, जो कि हायर लैटिट्यूड का साइक्लोन होता है। टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सो दोनों अलग अलग प्रकार का साइक्लोन है ना। दोनों का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उससे बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्स एट द फ्रंट्स, एट द फ्रंट्स, एट द फ्रंट्स। ठीक। चलो अब देखते हैं कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बीच का डिफरेंस। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। ठीक। इसके बीच का डिफरेंस, कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर, मूव्स फास्टर देन द वार्म फ्रंट, देन वार्म फ्रंट। ठीक है। मूव्स स्लोअर देन द कोल्ड फ्रंट, मूव्स स्लोअर देन द कोल्ड फ्रंट। अच्छा, दोनों केस में क्या होगा कि ऊपर कौन उठेगा? वार्म एयर ही ऊपर उठेगा,
क्योंकि वार्म का है सो लाइट होता है ना। कोल्ड फ्रंट पे भी वार्म एयर ऊपर जाएगा, वार्म फ्रंट पे भी वार्म एयर ऊपर जाएगा। लेकिन कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, इट अपलिफ्ट द वार्म एयर, इट अपलिफ्ट द वार्म एयर, है ना। या फिर ये लिखो, इट अपलिफ्ट और पुशेस अप, है ना। यानी कि वार्म एयर को है सो ऊपर की ओर धकेल दिया, कोल्ड फ्रंट है। हाँ, डेंसिटी ज्यादा होगा। हाँ, उसका स्पीड, पीछे से जो विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इट अपलिफ्ट द वार्म एयर अप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वार्म एयर ऊपर में रहेगा, लेकिन वार्म एयर, वार्म एयर राइड्स राइड्स ओवर द कोल्ड एयर। दोनों में अंतर समझ में आया। एक में है सो कोल्ड एयर उसको जबरदस्ती ऊपर उठा दिया, एक में जो है सो खुद ही उसके ऊपर जाके चढ़ गया। समझ में आ गया, दोनों में अंतर है। कोल्ड फ्रंट का जो है, जो स्लोप होता है ना, जो स्लोप होता है, स्टिप स्लोप होता है, स्टिप स्लोप, स्टिप स्लोप। ठीक, जो वार्म फ्रंट होता है, जेंटल स्लोप होता है, जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप। ठीक है, इसमें लिखो, इंटेंस रेनफॉल इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंटेंस रेनफॉल, इंटेंस रेनफॉल इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में ज्यादा बारिश हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो वार्म फ्रंट होता है इसमें प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल होगा, ज्यादा देर के लिए रेनफॉल होता है और ज्यादा दूर पे रेनफॉल होता है। इसके पीछे का वजह क्या है, इसके पीछे का वजह है स्लोप। इसको समझो, जो कोल्ड फ्रंट होता है उसका स्लोप मैंने क्या बताया, स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप। तो स्लोप स्टीप है तो कम ही एरिया में खूब सारा बारिश करा देता है। ठीक है, लेकिन जो वार्म फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट, उसका स्लोप कुछ ऐसा होता है ना। अगर ये ग्राउंड है तो जेंटल स्लोप है। देखो स्टीप कौन सा है, तीव्र ढाल किसका है, कोल्ड वाले का। तो कम एरिया में ज्यादा बारिश करा देगा ये। जो वार्म फ्रंट होता है इसका स्लोप है सो जेंटल होता है, तो ज्यादा एरिया में है सो बारिश करवाता है, और ये धीरे धीरे बारिश होता है। समझ में आ गया। तो ये सब कुछ बेसिक जो है डिफरेंस है कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट में। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट बेसिकली ये है कि जब भी कोल्ड और वार्म एयर आपस में मिले, है ना, तो एक सबसे लास्ट का सिचुएशन क्या होगा, लास्ट का सिचुएशन ये होगा कि कोल्ड एयर है सो नीचे बैठ जाए, है ना, टकराने के बाद, और इसके ऊपर में है सो पूरा का पूरा वार्म एयर है सो आ जाए, ऊपर में वार्म एयर आ जाए और नीचे है सो कोल्ड एयर बैठ जाए। तो अब ये फ्रंट्स का फॉर्मेशन, जो फ्रंट्स जो हम लोग देख रहे थे, अब ये फ्रंट डाई आउट हो गया। तो इसी को बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। यानी कि इन द ऑक्लूडेड फ्रंट, वार्म एयर, वार्म एयर पार्सल, warm air parcel is completely completely uplifted, uplifted by the cold air mass। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ऑफ द ग्राउंड। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा वन लाइनर में। ऑक्लूजन इसको बोलते हैं, ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब ये हुआ कि कोल्ड एयर मास जो है सो पूरा का पूरा वार्म एयर मास को अपने सर के ऊपर है सो बैठा लेगा, है ना। अब उसका ग्राउंड से कोई कनेक्शन है क्या वार्म एयर मास का, नहीं है। इसी को क्या क्या बोलेंगे, ऑक्लूडेड फ्रंट बोलेंगे। समझ में आ गया। हाँ, वेदर शांत हो जाएगा
और जब ऑक्लूजन जब हो जाता है, बेसिकली ऑक्लूजन जब हो जाएगा तो टेम्परेट साइक्लोन का द एंड हो जाएगा। समझ में गया? ये भी लिख लो। इट रिप्रेजेंट्स द इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ, ये बेसिकली ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट साइक्लोन में ये सब चीज होता है। इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन, समझ में आ गया? टेम्परेट साइक्लोन का एंड होता है ऑक्लूडेड फ्रंट पे। ये सब चीज ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो उसमें एबसेंट रहे होगे तो शायद दिक्कत आ रहा होगा, बट ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। छठे का आंसर बताओ क्या होगा। थोड़ा इसको और जूम कर दे क्या, यूट्यूब पर और कर दे। ठीक है, अब देखो छठे का आंसर बताओ। एसर्शन क्या कहता है कि 60 डिग्री से 65 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश के बीच में दोनों हेमिस्फीयर में सो लो प्रेशर बेल्ट होता है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। रीजन क्या बोलता है? द लो प्रेशर एरियाज आर स्टेबल ओवर द ओशंस रेदर देन ऑन लैंड। हम्म, बताओ। जो वो जो है प्रेशर बेल्ट का जब हम क्लास पढ़ाए थे, वो क्लास यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। अगर आप मेहनत करके उसको देखे होंगे तो शायद आप कर पाएंगे सवाल। हम्म, इसका आंसर बताओ क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? सम्राट बताओ आंसर। सी? सी के अलावा और कोई किसी को कुछ बोलना है? रीजन सही लग रहा है, लो प्रेशर एरियाज आर स्टेबल ओवर द ओशंस रादर देन ऑन लैंड। क्यों सही लग रहा है बताओ, क्या लॉजिक लगा है कि रीजन जो है सो सही लगा? इंसोलेशन से कम इफेक्ट करेगा ओशन को। हम्म, नहीं यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। इसका आंसर सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, सी इसका आंसर राइट आंसर। इसके पीछे का वजह क्या होगा? हम्म, तो प्रॉन्स। नहीं, ये तो पहला स्टेटमेंट देखो, ये है सो सही है। 60 टू 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर हैव ए लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। जब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे, कितना लोग को ये क्लास याद है कि इक्वेटर के पास में इक्वेटोरल लो प्रेशर बेल्ट होता है, फिर इसके ऊपर में 30 से 35 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, फिर इसके ऊपर में 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है, और सबसे आखिरी में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है ना? ये याद है? जो लोग क्लास में तुम लोग क्लास की हो कि नहीं ये सब? तो ये सवाल यही पूछा हुआ है कि 60 डिग्री से 65 डिग्री ये वाला हो गया, 60 से 65 डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, लो प्रेशर बेल्ट। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया स्टेटमेंट। ठीक। जो दूसरा स्टेटमेंट है, द लो प्रेशर एरियाज आर स्टेबल ओवर द ओशंस रादर देन ऑन द लैंड, ये किससे रिलेटेड है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो लो प्रेशर सिस्टम होता है। और आपको मालूम है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जो है फ्यूल एनर्जी कहाँ से मिलता है? ओशन के वाटर से मिलता है। याद है कि नहीं? नहीं, ध्यान में नहीं है? देख, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, देखो इसको नोट कर लो, है ना, नोट कर लो। लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है,
अगर कहीं पे दिखा लो प्रेशर सिस्टम तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज आना चाहिए कि क्या वो साइक्लोन तो नहीं है। ठीक। कहीं भी अगर दिखे लो प्रेशर सिस्टम अगर ये वर्ड दिखा तो पहला चीज माइंड में क्या आना चाहिए? साइक्लोन। ठीक। चक्रवात। ठीक है। चक्रवात। अब इस चीज को समझो, बेसिक सा नॉलेज है। क्या कभी कोई चक्रवात हमने ये सुना कि जमीन पे उसका ऐसा फॉर्मेशन होगा? हमेशा समुद्र में फॉर्मेशन होता है। उसके पीछे कुछ रीजन हो। जमीन की तरफ आता है वो अलग बात, लेकिन उसका उत्पत्ति, उसका ओरिजिनेशन, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? समुद्र के ऊपर होता है। क्यों फॉर्मेशन होता है वो भी समझा देंगे। साइक्लोन्स जनरेट ओवर द ओशंस। साइक्लोन्स जनरेट ओवर द ओशंस। ओवर द ओशंस। क्यों भाई? क्यों? तो ओशंस, है ना। देखो यहाँ पे साइक्लोन का दो पार्ट होता है। हम लोग ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर के चल रहे हैं। अगर टेम्परेट साइक्लोन्स को देखोगे तो वो फ्रंट्स के बेसिस पे उसका फॉर्मेशन होता है। साइक्लोन्स जनरेट ओवर द ओशंस। ओशंस प्रोवाइड, यहाँ पे वार्म ओशंस लिखो। वार्म ओशंस प्रोवाइड वाटर वेपर। वाटर वेपर टू द टू द राइजिंग एयर। राइजिंग एयर। ठीक है। तो भाई जब वाटर वेपर दे देगा तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? वाटर वेपर दे दिया, जल वाष्प दे दिया, तो कौन सा बड़ा बात होगा? तो बहुत बड़ा बात ये होता है कि वाटर वेपर वाटर वेपर राइजेस अप विथ द एयर, यानी कि हवा के साथ जो है सो जल वाष्प ऊपर की ओर उठेगा, है ना। राइजेस अप विद द एयर एंड कंडेंसेशन अकर्स, संघनन होगा। कंडेंसेशन अकर्स। ठीक है। तो जब कंडेंसेशन हो गया तो कौन सा बहुत बड़ा बात होगा? तो बहुत बड़ा बात ये होगा कि जब कंडेंसेशन होगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज रिलीज। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा जिसको बोलते हैं, संघनन का गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज रिलीज, इज रिलीज। ठीक है। ठीक है, लेटेंट हीट है सो रिलीज हो गया, गुप्त उष्मा है सो रिलीज हो गया, तो कौन सा बड़ा बात होगा? तो बड़ा बात यह होगा कि नाउ दिस हीट दिस हीट फर्दर फर्दर heats the heats the rising air, राइजिंग एयर। यानी कि ये जो हीट रिलीज हुआ, यह जो उष्मा रिलीज हुआ, अब ये क्या करेगा? हवा को और गर्म कर देगा। तो जैसे ही हवा गर्म होगा, हवा और ऊपर उठ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका साइक्लोन जो है सो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन जब ये साइक्लोन आपके लैंडफॉल करेगा तो मॉइस्चर कंटेंट नीचे से गायब, वाटर वेपर गायब, फ्यूल खत्म और लेटेंट हीट खत्म, उसका है सो साइक्लोन एंड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बताओ कि लो प्रेशर सिस्टम जो है ये ओशंस के ऊपर में स्टेबल है कि लैंड के ऊपर में स्टेबल है? लैंड के ऊपर स्टेबल है। अनस्टेबल है ओशंस के ऊपर, क्योंकि उसमें खूब साइक्लोनिक एक्टिविटीज होने लगेगा। लेकिन लैंड के ऊपर अगर लो प्रेशर सिस्टम है तो वो साइक्लोन नहीं बनेगा। हो सकता है कि लोकल थंडर स्टॉर्म बन जाए, है ना, उतना बृहत स्केल पे साइक्लोन नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया? है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो क्लास जो हम पढ़ाए थे उसको याद करो, है ना, इतना डिटेल में समझाए थे। देखो मेरा जो, एक चीज बताते हैं, जो लोग बिल्कुल भी बेसिक से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, है ना, यूट्यूब पे सारा क्लास जो है रिकॉर्डिंग वाला लाइव हो गया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सर्वोदय के यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी बाय उज्जवल सर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जा करके पहला लेक्चर से देखना शुरू करो, है ना, जो लोग बिल्कुल फाउंडेशन से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और उसको बार बार देखो। बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर अपने एनसीईआरटी को पढ़ते रहो तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ये सब सब क्लास में बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन हालांकि एक बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो नेक्स्ट देखना, वो अगर वीडियो समझ में आए तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट अगर रहे तो पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताओ। हालांकि कल के कुछ क्लास में ना हम आपको जो है, अगर आप आएंगे तो आपको हम ना ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, है ना, ये सब कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या सब रीजन कल पढ़ा देंगे, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा टॉपिक है जबकि जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना, कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, कभी स्टेटमेंट बेस्ड बना के पूछेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई डाउट हो तो कल के क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा दें, क्योंकि अभी टाइम है नहीं, 6 ऑलरेडी बजने वाला है, उसमें जाएंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा। कल बता देंगे, बाकी आज कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर 7वें का? वन ओनली? आइदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशंस इज एट अबाउट 30 नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, बिल्कुल सही। हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, चलो, ये बताओ तुम लोग, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 में से कौन सही है कौन गलत है? क्लास ये वाला किए हो पहले? ध्यान है नहीं? अच्छा, बता देते हैं। वो सब हमको लगता है शुरुआत क्लास मिस लेट ज्वाइन किए हो क्या बैच यहाँ पे? तो ये सब पढ़ाए थे, याद नहीं आ रहा है? सुना सुना कुछ मिस छूट गया था? अच्छा, कोई बात नहीं। ये सब क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इससे आपसे बार बार सवाल पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में हो, यूपीएससी में हो, है ना, हर साल इससे सवाल इस टॉपिक से आता ही आता है, एटमोसफेयर एटमोसफेयर से। ठीक है, तो इसका आंसर है सो 1 ओनली करेक्ट होगा। 1 ओनली है, सो इसका राइट आंसर है। चलो, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, बाकी हमको लग रहा है कि आप लोग का जो है ये सब चीज पे उतना कमांड है नहीं, है ना, जैसा हम देख पा रहे हैं। थोड़ा पढ़ा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये चीज है ना, इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसको ऐसे समझना है कि, ठीक, ये क्या है अपना पृथ्वी, बीच में ये रहा इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ठीक है। आपका जो प्रेशर बेल्ट होता है, पहले उसको देख लो कि प्रेशर बेल्ट, वायु दाब पेटी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक होता है यहाँ पे, ठीक है, इधर दूसरा होगा, इधर तीसरा होगा, और इधर सबसे ऊपर में चौथा होगा। सेम ऐसा ही अपोजिट ड्रॉ कर दो, दोनों हेमिस्फेयर में है सो, है ना, सेम रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ कर देते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। सबसे ठंडा वाला को थोड़ा ब्लू ब्लू कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, जो इक्वेटर पे होगा वो गर्म होगा, जाहिर सा बात है, टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, इसको रेड रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कम ब्लू करेंगे इसको यहाँ, है ना, ये हो गया। ठीक है, और इसको रिलेटिवली वार्म कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये जो है सो प्रेशर बेल्ट है। प्रेशर बेल्ट है, यानी कि प्रेशर बेल्ट का मतलब कि, इसको ऐसे समझो, जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस है, ये एटमोस्फेयर है। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अर्थ के सरफेस के पास में जो एटमोस्फेयर का जो प्रेशर होगा ना, उसका एक पैटर्न है, सो आपको देखने को मिलता है। तो वही पैटर्न है, समझ में आ गया? ये है, ये जो है, ये कौन सा एरिया है, इक्वेटर के पास का, है ना, इक्वेटर के पास। यहाँ पे कैसा प्रेशर बेल्ट होता है,
लो प्रेशर बेल्ट होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये हो गया। ये जो एरिया है ना, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 से 35 का जो एरिया है सो, और ये 30 से 35 डिग्री साउथ, 30 से 35 डिग्री साउथ दक्षिण गोलार्ध का है या उत्तरी गोलार्ध का है। ये दोनों जो एरिया है, यहाँ पे कैसा होता है प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होगा, है ना। और ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल का मतलब उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च दाब पेटी। ठीक है, अब ये भी समझा देंगे कि लो क्यों बना, हाई क्यों बना, इसके बाद करें दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये याद करो, ये लो प्रेशर है ना, इसको कॉन्सेप्ट ऐसे याद करो, इक्वेटर के पास में लो प्रेशर, फिर इसके ऊपर में हाई प्रेशर, फिर ये वाला लो प्रेशर, और फिर ये हाई प्रेशर, दोनों तरफ लो प्रेशर इक्वेटर वाले पे, फिर नीचे हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। ये जो ब्लू वाला है लो प्रेशर, ये कौन सा लैटिट्यूड है जी, 60 से 65, 60 से 65 डिग्री। ठीक है, यानी कि 60 से 65 नॉर्थ में भी और 60 से 65 साउथ में भी, दोनों पर एक ऐसा वायु दाब का पट्टी होगा जो कि लो प्रेशर होगा, है ना, न्यून दाब होगा। और प्लस पोलर एरियाज, पोलर एरियाज क्या है, हाई प्रेशर है ना। तो ये जो लो दाब जो है, लो प्रेशर जो है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। ठीक, ये याद रखना, 30 से 35, और ये 60 से 65, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, और ये 60 से 65 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ। समझ में आ गया। अब ये है आपको नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पे भी हाई प्रेशर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये दाब पेटी को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों में, नॉर्थ पोल में भी हाई प्रेशर होगा, साउथ पोल में भी हाई प्रेशर होगा। चलो, अब यहाँ पे आपको हम कुछ विंड्स के बारे में बताना चाहेंगे, विंड्स के बारे में। एक बात बताओ, अपने लॉजिक से ये बताओ, अपने लॉजिक से बताओ कि विंड्स जो है, हवा जो होगा, पवन जो होगा, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, लो से हाई, हाई से लो आएगा, है ना। हाई से लो, यानी कि जहां पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा, वहां से टुवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट है सो विंड का है सो फ्लो होगा। तो देखो, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ पे बीच में लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, हवा को है सो धक्का लगेगा कि भाई आगे बढ़ो, हाई प्रेशर है, पीछे पीछे हाई प्रेशर बेल्ट है, और आगे लो प्रेशर बेल्ट है ना। सेम इधर से भी हवा को है सो एक धक्का लगेगा, पुश लगेगा। समझ में आ गया। ठीक, इसके ऊपर देखो, क्या यहाँ पर भी लो प्रेशर बेल्ट है, क्या यहाँ पर भी लो प्रेशर बेल्ट है, तो क्या यहाँ से नीचे की तरफ भी हवा जो है सो फ्लो करेगा। इसको अलग डायग्राम, अलग कलर से दिखा देते हैं, ग्रीन से दिखा देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाई प्रेशर बेल्ट क्या पोलर एरियाज में भी है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट पोलर एरियाज में है, ये लो प्रेशर बेल्ट है। तो क्या यहाँ से भी हवा आएगा हाई से लो में। इसको अलग डायग्राम, अलग कलर से दिखा है, कौन सा कलर बचा है, ये दिखा देता है। ठीक,
इसमें कोई डाउट, समझने में कोई दिक्कत कि क्यों हाई से लो क्यों जा रहा है? जाहिर सा बात है कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां से हवा जो है सो लो की तरफ मूव करेगा। ठीक। अब ये जो हवा है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो उसको नोट कर लो। ये जो है पर्पल कलर का जो मैंने आपको दिखाया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवने। समझ में आ गया? ये उत्तरी गोलार्ध का ट्रेड विंड्स, ये दक्षिणी गोलार्ध का ट्रेड विंड्स। ठीक है, क्लियर है? जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज, पछुआ पवन। वेस्टर्लीज, इसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, है ना? वेस्टर्लीज दोनों तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वेस्टर्लीज भी, साउदर्न हेमिस्फीयर का वेस्टर्लीज। ठीक है, दोनों तरफ आप नोट कर लेना। ट्रेड विंड्स, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का उत्तरी गोलार्ध का व्यापारिक पवन, ये दक्षिणी गोलार्ध का व्यापारिक पवन। ठीक है, दोनों एकदम जैसे कि आईना के इमेज होता है ना, वैसा ही इमेज समझो कि ऐसा है। ठीक। और ये जो सबसे ऊपर का जो है इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, है ना? ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरब से पश्चिम की ओर आता है, इसलिए इसको ईस्टर्लीज बोलते हैं। ये ऐसा लगता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब इसमें और चीजें हम लोग ऐड करेंगे, और चीजों अब देखो, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बताने जा रहे हैं कि ये लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर क्यों बना। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए हो? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये सब कॉन्सेप्ट्स को ना क्लियर रखो। सपोज कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी है सो पूरे साल भर कहाँ पे रहता है सन की वजह से? इक्वेटर पे, इक्वेटर पे रहेगा। तो आप ये चीज को समझ सकते हो कि इक्वेटर पे जो है हवा जो है इसके आसपास का गर्म होकर के है सो ऊपर की ओर राइज करेगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखो, हवा जहां भी गर्म होगा ऊपर की ओर राइज करेगा। जैसे घर में कभी कहीं पे चूल्हा जलाते हो, कुछ भी करते हो, तो धुआं कहाँ नीचे जमीन में बैठ जाता है कि ऊपर की ओर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो जहां भी हवा गर्म होगा किसी भी वजह से, वो हल्का होकर के ऊपर की ओर राइज करेगा। ठीक। अब एक बात बताओ, अभी हमने नोट किया पीछे कि इक्वेटर पे है सो लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है? लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर इस वजह से बना क्योंकि यहाँ का हवा है सो गर्म होकर ऊपर की ओर जो है सो जाने लगा। तो क्या नीचे में है सो एक खाली जगह है सो बन रहेगी नहीं यहाँ पे, है ना? तो जहाँ पे भी खालीपन होगा वहां पे है सो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। तो इस वजह से इक्वेटर पे है सो लो प्रेशर बन गया। अब ये हवा जब ऊपर की ओर जाता है दोनों तरफ, तो ठंडा होने लगता है। हवा जब ऊपर की ओर राइज करेगा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल है सो अंतरिक्ष में चला गया, ऐसा नहीं। जैसे जैसे ऊपर राइज करेगा हवा ठंडा होते जाएगा, और जब ठंडा होगा तो भारी होना स्टार्ट हो जाता है, उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है। तो क्या होगा कि वापस से हवा जब ठंडा हो जाएगा ऊपर से जा करके, तो नीचे जमीन पर है सो सिंक करेगा दोनों तरफ। समझ में आ गया? क्या हवा है सो नीचे की तरफ सिंक करेगा, तो जमीन पर जहां पे हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा, क्या वहां पे हाई प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। सेम यहाँ पे भी हाई प्रेशर बना दो, हाई प्रेशर। तो एक बात बताओ, जो हाई प्रेशर बन रहा था, यहाँ पे जो हवा खाली होकर के ऊपर उठ रहा है, क्या उसको भरने के लिए हवा है सो हाई प्रेशर से इधर की तरफ आएगा कि नहीं? तो यही आपका ट्रेड विंड हो गया, व्यापारिक पवन, जो कि हमने पिछले डायग्राम में देखा कि ये ट्रेड विंड्स जो है सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया? ये डायग्राम क्लियर है? ट्रेड विंड्स हो गया। दूसरा, यहाँ पे क्या होगा, इधर वाले रीजन में, इधर वाले रीजन में
दूसरा ब्रांच इधर की तरफ एज ए वेस्टर्लीज आता है, आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से हवा नीचे की ओर सरफेस पे आया तो फैलेगा, दूसरी तरफ ही फैलेगा, तो ये वेस्टर्लीज कहलाएगा, वेस्टर्लीज। और आपको मालूम है कि हमारा जो पोलर एरियाज है, क्या पोलर एरियाज का टेम्परेचर सबसे कम है? पृथ्वी पे सबसे कम तापमान क्या है? ध्रुव पे ही तो है सबसे कम तापमान। यहाँ का हवा बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पे है सो घूर्णन भी करता है ना, घूर्णन करता है। इसके वजह से यहाँ का जो हवा है आगे की ओर डिस्प्लेस होता है, आगे की ओर है ना डिस्प्लेस होता है। तो जब ये दोनों मीट करेगा, है ना, इधर से है सो वेस्टर्लीज, ये पोलर वेस्टर्लीज जब मीट करेगा तो दोनों मीट करने के बाद है सो ऊपर राइज करता है, ऊपर राइज करता है। एक ब्रांच इधर जाएगा और दूसरा ब्रांच है सो वापस ऊपर से ऐसे पोल के ऊपर है सो आके गिर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है सो वेस्टर्लीज कहलाएगा, वेस्टर्लीज। यहाँ पे हवा है सो क्या ऊपर की ओर राइज कर रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के पास में। ये हाई प्रेशर कहाँ पे बनता है? 30 से 35 डिग्री के पास में। ये कहाँ पे बनता है? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। तो प्रेशर बेल्ट समझ में आ गया कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ पे बनता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पे बनता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहाँ पे बनता है, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पे बनता है ना। विंड्स का डायरेक्शन समझ में आ गया। इसको ये जो एक सेल बना, इस सेल को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? हेडलेस सेल इसको बोलते हैं, हेडलेस सेल। हेडलेस सेल जो है, कोई एक ज्योग्राफर रहे होंगे जो कि इस चीज का डिस्कवरी किए होंगे कि इस तरीके से हवा का है सो फ्लो होता है, उन्हीं के नाम से हेडलेस सेल हो गया। इसके बगल वाला फेडल सेल, फेडल सेल, ठीक है, और इसको बोलते हैं पोलर सेल, पोलर सेल। समझ में आ गया? फेडल सेल, हेडलेस सेल, फेडल सेल, पोलर सेल, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ड्रॉ कर लो इसको। ये दोनों इधर भी ऐसा ही सेम बनेगा, है ना, एक ही तरफ हम ड्रॉ किए, इधर भी सेम ऐसा ही, एकदम कॉपी पेस्ट इधर कर दो, सेम वैसा ही, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दे। इसी को बोलते हैं प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इक्वेटर से लो प्रेशर, फिर आगे बढ़ोगे हाई प्रेशर, फिर उसके आगे बढ़ोगे लो प्रेशर, फिर आगे बढ़ोगे हाई प्रेशर, और हाई से लो की तरफ जो है सो विंड्स का है सो मूवमेंट होगा, विंड्स का है सो मूवमेंट होगा। ये सब क्लास को ना यूट्यूब वाले लेक्चर से भी देख लेना, उसमें और डिटेल में बढ़िया से पढ़ाए हुए। प्ले लिस्ट में जाओगे तो सर्वोदय इस वाले चैनल पे दिख जाएगा वहाँ पे सारा। अभी इसके पीछे वाले डायग्राम में और भी कुछ समझाना है, इसको जल्दी जल्दी बना लो। जहाँ पे आपको हॉर्स लैटिट्यूड्स के बारे में बता देंगे, रोडिंग फोर्टीज जो है, स्ट्रिकिंग सिक्सटीज जो है, फ्यूरियस फिफ्टीज जो है कहाँ पे है, उसको बता देंगे। वो सभी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है। पोलर सेल, फेरल सेल, हेडले सेल। ये जो इक्वेटर का जो एरिया है, यहाँ पे देखो क्या दोनों दिशा से ट्रेड विंड्स है सो आके मीट कर रहा है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ इसी को कहते हैं। इस बेल्ट को, यानी कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है,
उसी को हम लोग ITCZ के भी नाम से जानते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। इसी का दूसरा नाम भी है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स भी इसी को कहते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि डोलड्रम्स है सो कहाँ पर पाया जाता है, तो क्या जवाब दोगे? इक्वेटर के पास में पाया जाता है। वहां पे उत्तरी ध्रुव आंसर करके मत आ जाना। डोलड्रम्स जो है सो ITCZ को ही बोलते हैं, और वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का ही दूसरा नाम है। समझ में आ गया? ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का जो लैटिट्यूड है, इसको इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या यहाँ पे घोड़ा पाया जाता है? तो घोड़ा को पानी में फेंक देते। क्यों फेंक देते थे? दबाव लगा रहा था। हाँ हाँ। नहीं, नाव डूबने नहीं लगता था। बता देते हैं। ये पहले समझो कि हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसके पिछले वाले डायग्राम में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज समझो, है ना। एक ये कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इसको आप हमेशा दिमाग में बैठा लो, है ना। ये ज्योग्राफी में थ्रू आउट ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। इसको ऐसो दिमाग में बैठा लो, रट लो, जो करना है करो, लेकिन इसको ध्यान रखना हमेशा, है ना। राइजिंग एयर, राइजिंग एयर, ठीक है। अगर एयर है सो राइज करेगा, नीचे से ऊपर की ओर राइज करेगा किसी भी वजह से, गर्म होने की वजह से, या फिर पहाड़ पे टकरा जाए, पहाड़ के साथ साथ ऊपर उठ जाए, किसी भी वजह से अगर, या फिर दो एयर मास टकरा जाए, फ्रंट पे फॉर्मेशन हो जाए, किसी भी वजह से अगर एयर है सो राइज करेगा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे यहाँ पे। और दूसरा होगा सिंकिंग एयर। सिंकिंग एयर, सिंकिंग एयर, सिंकिंग एयर का मतलब कि हवा जो है सो ऊपर से नीचे की ओर आए, है ना। ये डायग्राम बना लो। राइजिंग एयर नीचे से ऊपर, सिंकिंग एयर ऊपर से नीचे। ठीक। जो राइजिंग एयर होगा, है ना, इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड, इट विल फॉर्म लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे लो प्रेशर क्रिएट करेगा। जाहिर सा बात है भाई, जमीन से हवा ऊपर उठ गया, तो नीचे का हवा ऊपर उठ गया, तो नीचे में है सो लो प्रेशर क्रिएट करेगा। इसका उल्टा होगा सिंकिंग एयर में, है ना। इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म हाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड, हाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड, हाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, जो राइजिंग एयर होगा, जब एयर राइज करेगा, है ना, इट विल, इट विल कॉज रेनफॉल, रेनफॉल, थंडर एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो जहां पे भी हवा ऊपर की ओर उठेगा, उसके साथ जो है सो वर्षण होगा, रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, थंडर और लाइटनिंग भी होगा, बिजली भी चमकेगा, बिजली भी कड़केगा, सब होगा। लेकिन जहां पे हवा है सो सिंक करेगा, हवा जो है सो सिंक करेगा, है ना, इट विल बी, इट विल बी ड्राई इन नेचर, ड्राई इन नेचर। ठीक। जब भी एयर राइज करेगा, है ना, when air rises, when air rises, its adiabatic expansion occurs, adiabatic expansion occurs, फैलाव होता है जी, हवा का फैलाव होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन occurs, है ना, फैलेगा।
नीचे से ऊपर की तरफ हवा जाएगा, एक्सपैंड करेगा। ऊपर से हवा नीचे की तरफ आएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। इट विल लीड टू इट विल लीड टू इट विल लीड टू एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो सिंकिंग ऑफ एयर। देखो, अगर ऊपर से हवा है तो नीचे की तरफ बैठ रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहा है, तो एयर विल बिकम मोर स्टेबल मतलब कि वो ज्यादा इधर उधर तितर बितर नहीं करेगा। लेकिन जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये लिखो, लो प्रेशर सिस्टम्स आर अनस्टेबल इन नेचर। लो प्रेशर systems are unstable साइक्लोनिक होता है, साइक्लोनिक चक्रवात के नेचर का होता है, साइक्लोनिक। बट हाई प्रेशर सिस्टम्स, जब भी हवा सिंक करेगा, हाई प्रेशर सिस्टम बनाएगा, हाई प्रेशर सिस्टम्स हाई प्रेशर सिस्टम्स आर स्टेबल आर स्टेबल इन नेचर आर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो कि हॉर्स लैटिट्यूड है सो कैसे बनेगा। हाँ, सब इसीलिए तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना, ग्लोबल क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, हर चीज में। तो जहां पे भी देखो, इस स्लाइड को समझो, ये जो 30 से 35 डिग्री वाला जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड इसको बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन समझो। 30 से 35 डिग्री वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, इसके पीछे का कहानी ये है कि ऊपर से हवा यहाँ पे सिंक कर रहा है, तभी तो हाई प्रेशर बना है यहाँ पे। तो हाई प्रेशर जो है सो थोड़ा सा स्टेबल होता है, स्टेबल होने की वजह से विंड का वेलोसिटी वहाँ पे कम हो जाता है। तो सपोज कि यहाँ पे कोई महासागर है ना, यहाँ पे कोई जहाज जो है सो पहले के जमाने में क्या होता था? अभी तो खैर मॉडर्न शिप में आपको इंजन लगा होता है ना, उसमें आप डीजल इंजन हो सकता है या फिर स्टीम इंजन हो सकता है, कोई भी इंजन हो सकता है। लेकिन पहले क्या होता था कि बड़ा बड़ा सेल लगाया जाता था, है ना, पर्दा टाइप का दिखता होगा पुराने जहाज में। और हवा का जब उसके ऊपर फोर्स लगता था तब जहाज है सो आगे मूव करता था। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब जहाज ओशंस में यहाँ पे पहुंचता था, इस वाले लैटिट्यूड पे पहुंचता था, तो वो पाते थे कि अरे हवा बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया, हवा है ही नहीं, है ना। और वहीं पे जहाज उनका सो अटका पड़ा है। जब हवा ही नहीं चलेगा, विंड ही नहीं चलेगा, तो जहाज आगे मूव नहीं करेगा। इसके पीछे का वजह क्या है कि वहां पे हवा है सो ऊपर से नीचे की ओर सिंक कर रहा था। समझ में गया? हवा ऊपर से नीचे की ओर सिंक कर रहा है, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही उस बेल्ट में ये लोग का जहाज पहुंचता था कि विंड है सो गायब, और हवा, उनका जहाज वहीं पे है सो अस्थिर होकर के वहीं पे है सो इधर उधर थोड़ा बहुत हिलते डुलते रह जाएगा, आगे मूव ही नहीं कर पाता था। तब ये लोग क्या करते थे कि पुराने जमाने में जो लोग हैं, है ना, वो जहाज पे अपने साथ साथ घोड़ा को भी कैरी करते थे। क्यों? क्योंकि सपोज कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे गए, दूसरे जगह पे गए, तो वहां पे घोड़ा को या तो सेल कर देते थे ट्रेड करने के लिए, या फिर वहां पे घूमने के लिए। पहले तो था नहीं कि बाइक ले गए, है ना, इस पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे बाइक चला लिए, साइकिल चला लिए, नहीं, घोड़ा का ही सवारी करते थे सब लोग। तो घोड़ा भी साथ में लेकर के जहाज पे कैरी करते थे। तो अब जैसे ही यहाँ पे जहाज पहुंचा, जहाज अटक गया, तो लोग सब, मालूम है स्वार्थी होता है ना, जो भी आदमी है क्या स्वार्थी नेचर का होता है। उनको लगा कि अब जहाज जो है सो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो जहाज को हल्का करने के लिए घोड़ा को पानी में फेंकना शुरू कर देते थे। समझ में आ गया? ताकि ताकि जहाज हल्का हो सके, और यहाँ पे जितना लंबा जहाज टिका रहेगा उतना ज्यादा है सो भोजन और पानी का है सो रिक्वायरमेंट होगा। घोड़ा भी जिंदा रखने के लिए पानी पिएगा, है ना, समुद्र का पानी आप उसको पिला नहीं सकते हो। तो जहाज पे क्या है, सारा स्टोर है सो लिमिटेड होता था। तो उस केस में घोड़ा को पानी में फेंक देते थे। इसीलिए इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। समझ में आ गया? तो हॉर्स लैटिट्यूड है तो कैसा प्रेशर बेल्ट है? हाई प्रेशर बेल्ट है। कौन से लैटिट्यूड पे है? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ पे भी है,
30 से 35 डिग्री साउथ पे भी है। ठीक। दूसरा, ये जो ग्रीन है, ग्रीन वाला जो है, इसको हमने क्या बोला, वेस्टर्लीज है। वेस्टर्लीज, देखो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ना, रोअरिंग 40s, इसको नोट कर लो, रोअरिंग 40s, ठीक है। फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, श्रीकिंग 60s, श्रीकिंग 60s, रोअरिंग 40s, 40s मतलब कि 40 से जो लिया हुआ है 40, है ना। 50s मतलब कि 50 डिग्री लैटिट्यूड से, और 60s का मतलब 60 डिग्री लैटिट्यूड से, ठीक है। इसको समझा देते हैं कि क्या है ये वाला इस पे दिखाई देगा, हाँ ठीक। देखो 30 से 60 के बीच में 40, 50, 60 जो है सो आएगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप पृथ्वी के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, कॉन्टिनेंट किधर ज्यादा है? नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न में ज्यादा है। ओशंस जो है सो ज्यादा इधर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस वजह से क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में चूंकि ओशंस है सो ज्यादा है, तो पानी के ऊपर अगर हवा चले, या फिर कहीं पे जमीन पे पेड़ पौधा बिल्डिंग, है ना, वहां पर हवा चले, हवा का गति है तो कहाँ पे ज्यादा होगा? पानी में ज्यादा होगा, क्योंकि पानी में फ्रिक्शन कम लगेगा। अभी सपोज कि कॉन्टिनेंट्स पे हवा फ्लो करना शुरू करे, पता चला कि बीच में ऐसा जंगल पूरा आ गया, तो हवा का वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो वेस्टर्लीज होगा, ये सभी वेस्टर्लीज का नाम है, दीज आर द वेस्टर्लीज। रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, ये सभी वेस्टर्लीज का नाम है, वेस्टर्लीज का नाम है, जो कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर है सो चलता है, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, बहुत गति होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है सो कॉन्टिनेंट नहीं है, यहाँ पे है सो ओशंस है, इसकी वजह से फ्रिक्शन कम लगता है, और हवा का गति बहुत तेज होता है। तो यहाँ पे जो भी जहाज जाता है, वो बढ़िया से जो है सो सेल करेगा कि अरे वाह क्या मस्त हवा चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है। लेकिन क्या ये चीज है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस स्पीड से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, बीच में थोड़ा सा अटलांटिक आएगा, फिर यूरोप शुरू हो जाएगा, फिर एक बार यूरोप शुरू होगा तो पूरा का पूरा यूरेशिया शुरू हो जाएगा, रसिया, चाइना, है ना, सब शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ का वेस्टर्लीज उतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर का जो वेस्टर्लीज है बहुत स्ट्रांग होता है। इसी वजह से रोडिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं। समझ में आ गया? किसमें? बीपीएससी में? हाँ, तो ये आते रहता है, ये मतलब आए दिन है ये सवाल। इस वाले पार्ट से आपको हर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। कभी पूछ लेगा कि बताओ ट्रेड विंड जो है सो कहाँ पे फ्लो करता है, किसके बीच में फ्लो करता है ना, तो कौन से लैटिट्यूड के बीच में, ऐसा सवाल आपसे पूछते रहेगा। और अगर आपने ये चीज को समझ लिया, तो आप विश्व के जलवायु को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं बैठा है, तो जो क्लाइमेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ पे है सो सवाना क्लाइमेट होगा, कहाँ पे जो है सो मानसून क्लाइमेट होगा, कहाँ पे है सो वर्षा वन होगा, है ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए विंड के पैटर्न को बिल्कुल रट लीजिए, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, तभी आप जो है ज्योग्राफी का सवाल इस तरीके से क्लाइमेट से या विंड से रिलेटेड सवाल को कर पाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी कुछ जो और भी सवाल इससे रिलेटेड है ना, कल इसको एक बार देख लेंगे, तो आपको भी याद आ जाएगा कि हाँ ये सब आज पढ़े थे, और उसको कल हम लोग कर लेंगे। बाकी जो लोग ज्योग्राफी क्लास मेरा लेक्चर ये सब मिस किए हो, तो सारा लेक्चर ऑलरेडी जो है आपके यूट्यूब चैनल पे है सो लाइव कर दिया गया है ना, प्लेलिस्ट बना करके। तो जब भी आपको मौका मिले फुर्सत में, उन सारे क्लासेस को वहाँ से भी आप करके देख लीजिए। एक बार नहीं भी नोट बनाना है तो कम से कम एक बार देख लो, है ना। देखने से ही बहुत सारी चीज समझ में आता है कि अच्छा ये सब कॉन्सेप्ट होता है, इसको ऐसे पढ़ना है, ये सब चीजें है ना, तो उसको बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।